नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मीडिया प्राइम में। हुरा मत्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम। लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और संघ राज्य विधि संशोधन विधेयक पर चर्चा। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, ये तीनों बिल महिलाओं को समर्पित। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच कई अहम समझौते। प्रधानमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार और स्थिरता में सहयोग पर दिया जोर। आतंकवाद के खिलाफ जताई एकजुटता। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने की भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार चरम पर। सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत, अपनी अपनी जीत का किया दावा। आज से कई राज्यों में जनगणना के पहले चरण की शुरुआत। 15 मई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान घर घर जाकर जुटाए जाएंगे आंकड़े। अमेरिका और ईरान के बीच ठप पड़ी शांति वार्ता के फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल लेबनान के बीच आज बातचीत का किया दावा। संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र शुरू होते ही सरकार ने तीनों बिल लोकसभा में पेश किए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन और परिसीमन विधेयक 2026 पेश किए, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान में 131वां संशोधन बिल पेश किया। तीनों बिलों को पुनर्स्थापित करने के लिए ध्वनिमत से पास कराने की कोशिश हुई, लेकिन विपक्ष ने मत विभाजन की मांग की। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने वोटिंग की परमिशन दी। वोटिंग में तीनों बिलों को पुनर्स्थापित करने के पक्ष में 251 वोट पड़े, जबकि बिल के खिलाफ 185 वोट पड़े। तीनों बिलों पर लोकसभा में एक साथ चर्चा हो रही है। इन तीनों बिल पर शुक्रवार शाम 4 बजे मतदान होगा। इससे पहले परिसीमन बिल पेश होते ही विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बिल को असंवैधानिक बताया। इस दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं करा रही। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की भी बात कही। इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने करारा पलटवार किया और स्पष्ट किया कि सरकार जातीय जनगणना का फैसला कर चुकी है। अमित शाह ने स्पष्ट किया, जनगणना के दूसरे चरण में लोगों की जाति पूछी जाएगी। सरकार जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है। जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर। इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है और सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि यदि वे चाहें तो सभी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे सकते हैं। हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को ये शक्ति दी है कि संशोधन करके लोकहित के फैसले ले सकते हैं। ये तीनों बिल महिलाओं के लिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे पास सामाजिक न्याय के लिए नियत भी है, नीति भी है और मोदी जैसा नेता भी है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार आने के बाद मातृशक्ति की योजनाओं में तेजी आई। देश भर में शौचालयों का निर्माण, उज्ज्वला योजना, डिफेंस के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाना, मुद्रा योजना, लखपति दीदी, स्टार्टअप जैसी योजनाओं में महिलाओं की भूमिका से उनका सशक्तिकरण हो रहा है। शौचालय बनाते हैं तो महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होती है।
उससे इज्जत घर का नाम दिया जाता है। पीएम आवास के माध्यम से जब 69% मालिका हक मातृशक्ति को दिया जाता है तो वो सुरक्षित महसूस करती है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब गैस चूल्हा मिलता है तो स्वास्थ्य में सुधार होता है। धुएं भरी रसोई से लेकर गरिमापूर्ण जीवन तक यही हमारा सामाजिक न्याय, जिसकी कल्पना कभी बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने की थी कि हमें नागरिकों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय देना होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जब गर्भवती महिला को पोषण मिलता है तो आने वाला भविष्य भी संवरता है। मैटरनिटी अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया जाता है तो पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का समय मिलता है। सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं को जब स्थायी कमीशन प्रदान करने से राष्ट्र सेवा में डिफेंस फोर्सेज का अभिन्न हिस्सा बनती है तो महिलाएं सशक्त होने का एहसास महसूस करती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस जल्दबाजी में इसे लाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं। महिला आरक्षण पक्ष में है, लेकिन जिस तरीके से और डिलिमिटेशन जनगणना ना होकर के 2011 को लेकर के, क्योंकि जनगणना होगी तो जाति जनगणना मांगी जाएगी, जाति जनगणना होगी तो सही आंकड़े आएंगे। अगर हम 1/3 बोल रहे हैं, 33% बोल रहे हैं, तो ये आंकड़े का सवाल है ना। तो आंकड़ा कैसे सही होगा? अगर जब तक आंकड़ा सही नहीं होगा तो हम आरक्षण कैसे सही बताएंगे? आज लोकसभा में तीनों बिल पेश होते ही हंगामा शुरू हो गया है। इसी बीच कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। बिल पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने की और उन्होंने सरकार से सवाल किए और पूछा कि बिना जनगणना से पहले परिसीमन बिल क्यों लाया जा रहा है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इसी बीच उठकर उन्हें कहा कि विपक्ष को इन बिलों पर विस्तार से बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। Your intention is to hijack Indian democracy. You know about the Indian people mindset. You are scared of 2029 election. Yeah. You want an escape route to cover up the 2029. That's why you bring the anti-constitutional bill. Therefore, I think the minister has to withdraw this bill, sir. This is the minister has to withdraw the bill. इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। किरण रिजिजू ने लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण के साथ सामान्य सीटों से भी महिलाओं के चुनाव लड़ने की व्यवस्था को एक मजबूत अवसर के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने परिसीमन के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए दावा किया कि दक्षिण भारत में इसे लेकर गलत संदेश फैलाने की कोशिश की जा रही है। मुख्य मुद्दा ये है महिलाओं को आरक्षण देना। लोकसभा और विधानसभाओं में भारत के महिलाओं को 33% आरक्षण देना और जनरल सीट से भी महिला चुन के आ सकते हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन देने के बाद इतिहास हो जाएगा। भारत पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे कि महिलाओं के लिए हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसमें कोई विरोध होने का आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह कि डिलिमिटेशन या बाकी इशू उठा करके महिला आरक्षण को गिराने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। कुछ पार्टियों ने डिलिमिटेशन को लेकर के दक्षिण भारत वहाँ में एक गलत तरीका का संदेश फैलाने की कोशिश किया है, वो ना करें। तो सरकार का कहना है ऐतिहासिक कदम है और विपक्ष इसे लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। हिमानी वैष्णव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस पर चर्चा के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता हैं जया सिन्हा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। जया, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, लोकसभा में इन तीनों ही जो बिल हैं उन पर चर्चा चल रही है, क्या कुछ इन बिलों में कहा गया है और किन मायनों में ये अहम है? लेकिन रमा, ये बेहद ऐतिहासिक दिन है। स्पेशल सत्र, यहाँ पर विशेष सत्र संसद का इस वक्त पूरे जोश और खरोश के साथ जारी है। और सबसे अहम बात है, जिस तरह से सुबह से आप लगातार विभिन्न सांसदों की, विभिन्न मंत्रियों की और विपक्षी दलों की बातचीत यहाँ पर हम सुना रहे थे, बाइट सुना रहे थे अपने दर्शकों को। तो यहाँ पर ये देखना बहुत अहम है कि जिस मसौदा बिल की यहाँ पर 3 जो बिल आज पेश किए गए सरकार की ओर से पार्लियामेंट में, सबसे पहले तो उनको पेश करने के लिए विपक्ष ने यहाँ पर
पर वोटिंग कराई। ये सबसे अहम डेवलपमेंट सुबह का ये रहा, क्योंकि जिस तरह से हंगामा विपक्ष का जारी था, ऐसे में उन्होंने इन बिलों को पेश करने के लिए भी वोटिंग की मांग की। वोटिंग हुई और उसके बाद ये बिल पेश किए गए और अब इन पर चर्चा जारी है। इस वक्त संसद की बात करें तो इस ऐतिहासिक बिल को लेकर महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के बाद, उनकी आर्थिक और सामाजिक भागीदारी के बाद अब राजनीतिक भागीदारी की बात है। यकीनन ये बेहद ऐतिहासिक है। विश्व के सामने जिस तरह से भारत ने वुमेन लेड डेवलपमेंट को लेकर एक विजन रखा कि यहाँ पर महिलाएं सिर्फ योजनाओं की लाभार्थी नहीं, अब बल्कि नीति निर्माण में भी उनकी अहम भागीदारी होगी। और ये जो सामाजिक न्याय है जिसको हम बात लगातार कर रहे हैं, इन तीनों बिलों में अलग अलग किस तरह से इसकी रूपरेखा की गई है? क्या कुछ इन बिल्स में कहा जा रहा है? ये जो बिल हैं जिन पर चर्चा हो रही है, ये आखिर हैं क्या? जी, यहाँ पर बात है, बिल्कुल यहाँ पर ये साफ तौर पर बात की जा रही है कि 33% यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहला जो बिल है उसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो आपकी संख्या है वो बढ़ाई, 543 से अब 850 किया जाए। उसके बाद दूसरे में ये है कि किस तरह से राज्यों की विधानसभाओं में जो 1/3 आरक्षण है वो महिलाओं को दिया जाए। और फिर जनगणना, यानी कि यहाँ पर जो 2023 में जो बिल पास हुआ, महिलाओं का जो 3 दशकों से जो अटका हुआ था चर्चा में, विवाद में और राजनीतिक गतिरोध के बाद, वो आखिर 2023 में पास हुआ, लेकिन फिर इसको आधारित कर दिया गया परिसीमन और जनसंख्या से इसको जोड़ दिया गया। इसी को लेकर विपक्ष इस वक्त साफ तौर पर अपनी नाराजगी जता रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ पर आपको आरक्षण बिल को सपोर्ट करना होगा, उसके साथ आना होगा, इसको पारित कराना होगा। इसको लेकर यहाँ पर विपक्ष ने साफ तौर पर अपनी सहमति जताई है, लेकिन वो इस तकनीकी तौर पर कहीं ना कहीं खामियां निकाल रहा है। यही वजह है कि बिल को पेश करने में भी विपक्ष ने वोटिंग की बात कही। वोटिंग हुई और उसके बाद ये बिल पेश किए गए। साफ तौर पर अब ये यहाँ पर अभी गौरव गोगोई का भी यहाँ पर संसद में चर्चा में उन्होंने हिस्सा लेते हुए कहा कि अगर आपको ये बिल पारित कराना है सरकार को तो वो करा सकती है, लेकिन इसको जनसंख्या से और परिसीमन से जोड़ने की क्या आवश्यकता है? 543 का जो मौजूदा आंकड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए ये बिल क्यों नहीं पास हो सकता? लेकिन ऐसे में किस तरह से इसको एक लॉजिकल एंडिंग देने की जरूरत है? क्या इसके कानूनी पेच है? क्या इसके लॉजिकल इसके जो पेच है, यहाँ पर वो भी गृह मंत्री ने चर्चा के दौरान बताने की कोशिश की है। और ये भी कहा है विपक्ष से कि आपको आगे भी चर्चा में भाग लेने का और अपने मुद्दों को और अपनी जो आपको आपत्तियां हैं वो उठाने का मौका मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर चर्चा जारी है। उम्मीद यही की जा रही है कि प्रधानमंत्री भी इस चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं और आज नहीं तो कल उसके बाद ये लोकसभा में इस पर लगातार चर्चा की जाएगी और ये फिर पारित होकर आगे राज्यसभा में जाएगा। ऐसा यहाँ पर सरकार ऐसा अनुमान जता रही है। फिलहाल यहाँ पर विपक्ष इसको तकनीकी तरीके से इसको टटोलने में लगा हुआ है और उसी के चलते इसमें खामी निकालने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल संसद में इस बिल को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है। तमाम जो महिला सांसद हैं वो बहुत ही मुखरता से इस बात को रख रहे हैं, क्योंकि अब ये आवाज देश की आधी आबादी से आ रही है कि कैसे अब महिलाओं को लोकतंत्र के सर्वोच्च मंचों तक अपनी भागीदारी मिलनी चाहिए, अपना अधिकार मिलना चाहिए। रमा जया, जब 2023 में ये बिल जो है पारित हुआ था तो अपने आप में सभी के सहयोग से, सभी से विशेषज्ञों से परामर्श करके, सभी राजनीतिक दलों की सहमति से इसको लाया गया था। उसके बाद लगातार विपक्ष भी इस बात से जो है मना नहीं कर रहा है कि महिला आरक्षण होना चाहिए, लेकिन जिस तरह की आपत्तियां सरकार के आश्वासन के बावजूद की हर बिंदु पर इसे देखा जा रहा है, चर्चा के लिए भी अवसर मिलेगा, तो इन आपत्तियों को आप किस तरह से बताना चाहेंगे? क्या कुछ ये आपत्तियां हैं और सरकार का इन पर क्या जवाब है? रमा, सबसे पहले यहाँ पर जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि वो महिला आरक्षण जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसका पूर्ण तरह से वो इसका स्वागत करते हैं और इस पे अपनी सहमति जताते हैं और इसका समर्थन करते हैं, लेकिन वो कांग्रेस ने फिलहाल इस बिल को लाने की और इस विशेष सत्र को बुलाने की केंद्र सरकार की मंशा पर और टाइमिंग पर यहाँ पर सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि इस वक्त देश में विधानसभा चुनावों का माहौल है, ऐसे में सरकार इस बिल को यहाँ पर लाना चाहती है। नंबर 2,
यहाँ पर जनसंख्या और परिसीमन को लेकर जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि 543 सीटें हैं, इसे 850 करने की क्या आवश्यकता है, क्या इसमें कानूनी पेंच लगाने की जरूरत है, संविधान संशोधन की क्या आवश्यकता है, जो 543 सीटें मौजूदा जो संख्या बल है उसके तहत क्यों नहीं ये आरक्षण दिया जा सकता, क्यों नहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इसके चलते पारित किया जा सकता और लागू किया जा सकता। लेकिन सरकार का ये कहना है कि बेटर रिप्रेजेंटेशन को लेकर यहाँ पर इसका परिसीमन करना आवश्यक है। साथ ही दक्षिण भारत के जो विभिन्न राज्य हैं जिनको लेकर ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि परिसीमन के बाद या संख्या बढ़ने के बाद उनका रिप्रेजेंटेशन संसद में कम हो जाएगा, इसको लेकर भी सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा उनका मानना गलत है। उनका दक्षिण भारतीय स्टेट को कहना है कि किसी वजह से या अगर उनकी जनसंख्या कम रह जाती है तो ऐसे में अगर परिसीमन होता है, अगर संख्या बढ़ती है तो उनको संसद में उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा या बाकियों के मुकाबले वो शायद पीछे रह जाएंगे। ऐसे में ये डिल्यूशन की वजह से उनको नुकसान होगा। हिमानी जी, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे किन मायनों में जो आज का दिन है वो ऐतिहासिक दिन कहा जा रहा है, महिलाओं को कितनी बड़ी शक्ति मिलने जा रही है जब हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं उसको देखते हुए, और लगातार इस बिल को लेकर जिस तरह से विपक्ष की रस्साकशी चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करूंगी और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। ये बहुत बड़ी एक गौरवपूर्ण क्षण है कि जब यहाँ पे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून लागू होगा। और मैं बताना चाहूंगी कि नारी तो शक्ति विहीन कभी रही नहीं है, और अब राजनीतिक तौर पे जो सशक्तिकरण दिया गया है, महिलाओं के सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण का जो संकल्प इस कानून के द्वारा मिलेगा, उससे महिलाएं नीति निर्माता बनेगी। जहां राज्य विधानसभा में भी 33% और लोकसभा में भी जब 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो महिला हमारे और देश के जो आने वाले टाइम पे विकसित भारत का जो संकल्प है उसकी आधारभूत शिला बनेगी। बिल्कुल, अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है। जया सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जया, आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ विपक्ष कहता है कि इसे जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ जब सरकार इसी तर्क को देते हुए इसे लागू करने के लिए कदम बढ़ाती है तो उसके बाद विपक्ष जो है कई तरह की पेचीदगियां पैदा कर देता है। ये जो जनगणना वाला सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये बहुत तार्किक है या फिर इसे डिले करने की एक टैक्टिस है, क्या लगता है? बिल्कुल रमा, यहाँ पर जब ये पारित हुआ था, जब हमारी पिछली जनगणना हुई थी उसके बाद से अब तक बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और ऐसे में 2036 की अगली जनगणना की बात उस वक्त की जा रही थी कि 2036 में अगली जनगणना होगी, लेकिन जिस तरह से इस वक्त जो हमारी जनगणना है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है अप्रैल से, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण था कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन हो और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल सके। पंचायतों में जब महिलाओं को आरक्षण दिया गया उसी के अनुभव पे आगे काम करते हुए जब सरकार ने इस बिल को लेकर आगे कदम बढ़ाने का प्रयास किया तो ऐसे में एक तरह के कानूनी पेच और लॉजिकल यहाँ पर रीजनिंग दी गई कि इसके लिए आपको परिसीमन और जनसंख्या इसका एक अहम पहलू रहने वाला है, और इसी के तहत यहाँ पर सरकार इस स्पेशल सत्र के जरिए, इस विशेष सत्र में इन 3 बिल्स को यहाँ पर पेश कर रही है और इस पर लगातार चर्चा हो रही है। विपक्ष का यही कहना है, शुरुआत से यही कहना है कि वो इस बिल के समर्थन में है, क्योंकि जाहिर तौर पर वो देश की महिलाओं को तो नहीं नाराज कर सकती, लेकिन किस तरह से पेंच अड़ाना है, किस तरह से बाधा डालनी है, इस लिहाज से वो इसमें तकनीकी पेंच निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने सरकार को उसकी टाइमिंग को लेकर, इसके वक्त को लेकर, समय को लेकर पहले इस पे आपत्ति जताई कि चुनावी माहौल को गरमाते हुए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने का प्रयास कर रही है सरकार। दूसरा, उन्होंने कहा कि जनगणना की बात करते हुए, जनसंख्या की बात करते हुए, परिसीमन की बात करते हुए इसको और डिले कराने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जाहिर के तौर पर जब जनसंख्या और परिसीमन की बात होगी, अगर संख्या बढ़ाने की बात होगी 543 से 850 तक, तो थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रास रूट पर महिलाओं को लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच पर लाना आसान नहीं है। और इसको लेकर जिस तरह से एक दृढ़ इच्छा शक्ति यहाँ पर साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और मोदी सरकार की साफ तौर पर नजर आई है, कहीं ना कहीं वो जमीनी तौर पर एक बड़ा बदलाव लाती नजर आ रही है, क्योंकि आज जो ये इसका पूरा बिल का प्रारूप है वो इतना आसान नहीं था। एक लंबे समय की, एक दशक की तैयारी साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है, किस तरह से विभिन्न योजनाओं के चलते महिलाओं को सशक्त किया गया, और आज अब जब उनकी राजनीतिक भागीदारी की बात आई है तो उस लिहाज से भी भारत इतिहास रचने जा रहा है और
फीसदी यहाँ पर आरक्षण को लेकर सामने आया है। 3 बेहद महत्वपूर्ण विधेयक हैं, संविधान संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश विधेयक और साथ ही यहाँ पर डिलिमिटेशन विधेयक। इन तीनों विधेयक को साथ में लेकर यहाँ पर इस विशेष सत्र में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लगातार लेकर चर्चा हो रही है। विपक्ष अपने मुद्दे उठा रहा है, लेकिन सिलसिलेवार सरकार उसको लेकर अपना जवाब दे रही है कि ये जो सशक्तिकरण है महिलाओं का, सिर्फ नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर नहीं सरकार अपनी बात कह रही है। पिछले दशक में जिस तरह से महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं रही, जिस तरह से ग्रामीण स्तर पर, जिस तरह से देश के सुदूरवर्ती इलाकों तक महिलाओं तक पहुंचाते हुए, उन्हें योजनाओं का लाभार्थी बनाते हुए एक बहुत बड़ा वर्ग यहाँ पर महिला सशक्तिकरण महिलाओं का तैयार किया गया। कैसे एक आम महिला को कैसे एक लीडरशिप इकोसिस्टम में ढालने का प्रयास किया गया, कैसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण के बाद अब केंद्र सरकार राजनीतिक सशक्तिकरण का एक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है, जिसको साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से ये एक है और इस महत्वपूर्ण निर्णय का भागीदार बनना चाहता है विपक्ष। डेवलपमेंट की बिल्कुल धारणा को जो है वो आगे बढ़ाता है। ऐसे में विपक्ष जो एक कोटे विद इन कोटे का सवाल उठा रही है, हालांकि सरकार का कहना है कि बिल में इस चीज को सुनिश्चित किया गया है, उसके बाद भी विपक्ष जो है वो किस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रही है, क्या कुछ उनका कहना है? फिलहाल तो इस वक्त विपक्ष का यही कहना है कि आरक्षण, अगर आपको नारी शक्ति बंधन अधिनियम को आगे बढ़ाना है तो ऐसे में आप जनसंख्या और परिसीमन का बहाना क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं हम इसको अभी लागू करें। लेकिन सरकार का ये कहना है कि अगर आप इसको 2029 के विधानसभा चुनावों में के लिए से पहले इसको लागू करना चाहते हैं, सरकार का फिलहाल यही फोकस है, यही जोर है। केंद्र सरकार ये चाहती है कि 2029 तक इसको लागू हो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इस बात को कहा कि जब विपक्षी दल, जब तमाम राजनीतिक दल अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इसको पारित कराते हैं, तो वो भी यही मानना है, उनका भी ये मानना है कि जब ये कानून पारित हुआ है तो इसको लागू भी होना चाहिए। जब ये अस्तित्व में आया है इतने दशकों के बाद, 2023 में जब ये पारित हुआ आखिरकार संसद से, तो ऐसे में इसको जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। ऐसे में इसको जमीन पर उतरकर आना चाहिए, क्योंकि बातें, वादे, दावे दशकों से हो रहे हैं, लेकिन वो दृढ़ इच्छा शक्ति की इसको किस तरह से इस बदलते भारत, नए भारत और लगातार युवा शक्ति को और बेहतर रिप्रेजेंटेशन देते हुए कैसे इसको लागू किया जाए, ऐसे में तमाम माथापच्ची की गई है और उसके बाद ही काफी सोच विचार करके ये 3 बिल पेश किए गए हैं। हिमानी वैष्णव भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हिमानी जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री केवल महिलाओं के सशक्तिकरण की बात नहीं करते, बल्कि महिलाएं जो विकास में आगे आए, नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका जो है सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है। जब राजनीतिक पृष्ठभूमि में ये नेतृत्व मजबूत होता है तो किस तरह का बदलाव आप देखती हैं? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आज तक महिलाएं लाभार्थी थी, लेकिन अब नेतृत्व करेंगी और आप हर क्षेत्र में देखिए महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। मैं बात करना चाहूँगी अपने घर की माता का, बहन का, वो घर की हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, चाहे आने वाले अतिथिगण का हो, चाहे घर के छोटे से लेकर बुजुर्गों तक का, सबका ध्यान रखती है, हर चीज़ का उन्हें पता होता है। उसी प्रकार चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, एजुकेशन के क्षेत्र में देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में देखिए, और अभी सिंदूर ऑपरेशन में किस प्रकार हमारी महिलाओं ने उत्कृष्ट कार्य किया है। तो महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रही है और कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है। उन्हें पता है कि मातृशक्ति जो भी काम उन्हें दिया जाएगा वो उनमें बहुत अच्छा करेंगी, बहुत संवेदनशील होती हैं। और अभी जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो लागू होगा, आप देखिएगा कि उसमें भी हमारी माताएं बहनें, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें बहुत बेहतर कार्य करेंगी और समाज की सबको लेकर, समावेशी को लेकर, सबको लेकर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिलता है, जिस तरह से सरकार इसका दावा कर रही है और इस दिशा में कदम भी उठा रही है, महिलाओं के क्षेत्र में अगर हम सामाजिक तस्वीर की भी बात करते हैं तो उसमें कितनी ज़्यादा संवेदनशीलता बढ़ जाएगी, कितनी ज़्यादा ग्रहणशीलता बढ़ जाएगी अगर हम महिलाओं की प्रतिभा की बात करते हैं, कितना बड़ा एक मंच मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जो दूर दराज गाँव की महिलाएं हैं, जो रिमोट एरियाज़ की महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो कि अभी जिसे कहते हैं कि सशक्तिकरण की बात सुनती थी, किस तरह से उनके लिए ज़मीन पर सशक्तिकरण ये उतर कर आएगा?
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पंचायत में 50% महिलाएं हैं जी, जो कि प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और अब लोकसभा राज्यसभा भी में भी जब 33% की तो हम बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि 34% महिलाएं आएंगी, और देश की आधी आबादी भी महिला है। और जब ये आधी आबादी महिला जब सोचेगी अपने देश के बारे में, तो जो नेतृत्व निखर के आएगा देश की प्रगति के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि मातृशक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो सबको लेके चलती है, सबके बारे में सोचती है, और छोटी सी छोटी चीजों, आप किसी भी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ऐसी भी कई नेत्री देखी हैं और राजनीतिक महिला देखी हैं कि वो बहुत अच्छे से हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज अपने क्षेत्र के बारे में सोचती हैं, और उन्हें पता होता है कि उन्हें अपने क्षेत्र में कहाँ पे क्या चीजों की आवश्यकता होती, हर किसी की आवश्यकता का ध्यान रखती हैं, सबको लेके बढ़ती है, सबको लेके चलती है। ये महिलाओं में ये रहता ही है, ये महिलाओं में ये भाव रहता ही है। और वही भाव जब आप राजनीति में आएगा तो आप सोचो कि कितना अच्छा विकास होगा, देश का कितना आगे देश जाएगा। तो जो विकसित भारत के जो हम एक बड़ी परिकल्पना कर तस्वीर रहे हैं, एक बड़े परिदृश्य के साथ बदलने वाली है, इसीलिए इसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया हिमानी जी, बहुत धन्यवाद जया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिए टीजी न्यूज के साथ। मेरे परिवार ने खूब गरीबी देखी, तो माँ मुझे भी गरीबी में नहीं देखना चाहती थी। तो एक दिन माँ ने पैसे जुटाए और सीधा मेरे गोद में रख दिया ये ड्रोन। मैंने कहा माँ से ये मैं कैसे चलाऊंगी? तो माँ कहती है ये चलता नहीं, उड़ता है। और जिस दिन से ये उड़ा ना, उस दिन से हमारी सारी गरीबी भी उड़ गई। अरे मेरी माँ से तो आप मिले ही नहीं ना। एक मिनट, ये रही मेरी माँ, मेरी भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया, 35 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन दिलाकर उद्यमी बनाया, और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण भी, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस पहुंचने पर पीएम ने अतिथि चांसलर का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। दोनों नेताओं की बैठक में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रिया ने द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार देते हुए आज कई अहम समझौते किए। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की बैठक के बाद सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। इसमें ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन और फूड सेफ्टी में सहयोग संबंधी सहमति पत्र, वोकेशनल ट्रेनिंग और कौशल विकास सहयोग से जुड़ा आशय पत्र, सैन्य मामलों में सहयोग और आतंकवाद से निपटने संबंधी साझा वर्किंग ग्रुप संबंधी आशय पत्रों का आदान प्रदान शामिल है। प्रधानमंत्री ने साझा वक्तव्य में ऑस्ट्रिया के चांसलर की यात्रा को महत्वपूर्ण बताया। पीएम ने कहा कि यूरोप के बाहर पहली यात्रा के लिए भारत का चुनाव चांसलर स्टॉकर की द्विपक्षीय रिश्तों से जुड़ी प्रतिबद्धता को दिखाता है। पीएम ने कहा ऐतिहासिक भारत EU FTA से यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों में सुनहरे अध्याय की शुरुआत हुई है। ऑस्ट्रिया के साथ रिश्तों की चर्चा करते हुए पीएम ने दोनों देशों को भरोसेमंद साझेदार बताया। पीएम ने कहा कि 2023 में दोनों देशों के बीच व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता हुआ था। अब इसका विस्तार नर्सिंग सेक्टर में भी होगा। हम ऑस्ट्रिया की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को जोड़कर पूरे विश्व के लिए रिलायबल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करेंगे। हम डिफेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम और बायोटेक्नोलॉजी में भी अपनी पार्टनरशिप को सुदृढ़ करेंगे। साथ ही हम इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन सहयोग को भी और मजबूत करेंगे। IIT दिल्ली और ऑस्ट्रिया की मोंटान यूनिवर्सिटी के बीच आज साइन किया जा रहा MOU इस नॉलेज एक्सचेंज का एक उज्जवल उदाहरण है। पीएम ने कहा कि भारत ऑस्ट्रिया वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम से यूथ एक्सचेंज मजबूत होगा। पीएम ने गंभीर और तनावपूर्ण वैश्विक हालात और उसके प्रभावों की चर्चा की। पीएम ने संवाद और कूटनीति से समस्याओं के समाधान पर बल दिया।
भारत और ऑस्ट्रिया हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम एक स्टेबल, सस्टेनेबल और लास्टिंग पीस का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अनिवार्य है और आतंकवाद को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। इससे पहले भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने नई दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचकर बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। और हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमृत, अगर देखते हैं भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों को, तो किस तरह से भारत ऑस्ट्रिया संबंध एक नई उड़ान के साथ जिस तरह के समझौते हुए हैं और कितने अहम हैं? देखिए, ये एक पुराना रिश्ता है। हालांकि चांसलर स्टॉकर 41 साल या पिछले 4 दशक में पहले चांसलर हैं जो भारत का दौरा कर रहे हैं, पर हाई लेवल डेलीगेशन, मिनिस्टेरियल लेवल्स विजिट्स दोनों साइड से होती रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ये ऑस्ट्रिया जा चुके हैं, स्पीकर ओम बिरला जा चुके हैं, उनके मिनिस्टर्स यहाँ आ चुके हैं। पर इस बार ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि दोनों साइड्स ने ये प्रतिबद्धता जताई है कि इस रिश्ते को और मजबूत किया जाए। अगर आप सुने जो प्रेस स्टेटमेंट्स प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर स्टॉकर ने दी, उन्होंने कहा कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च के क्षेत्रों में और डिफेंस के क्षेत्रों में जो सहयोगी जो पार्टनरशिप है, इसको और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। आज में जो समझौते हुए हैं उसमें अगर आप देखें तो वोकेशनल और स्किल टैलेंट मूवमेंट, मोबिलिटी, नर्सिंग सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में कोऑपरेशन, इनोवेशन, उन्होंने कहा कि उनकी इनोवेशन और आपका रिसोर्स पूल ये काफ़ी अहम है। दूसरा जो वैश्विक मंच पर इनकी जो मत है वो एक है, चाहे वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेके हो, चाहे यूक्रेन को लेके हो, यूक्रेन रशिया में जो तनाव चल रहा है उसको लेकर हो। उन्होंने कहा, दोनों ने कहा है कि जी मिलिट्री मींस या मिलिट्री एग्रेशन से आप इन समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सकते। आपको निगोशिएशंस, डायलॉग, डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ेगा और उस पर आपको रिलाई अपॉन करना पड़ेगा। दूसरा इन्होंने कहा कि जी काउंटर टेररिज्म एक स्कर्ज है जो सबको इक्वली इफेक्ट करता है और आपको इसको संयुक्त लेवल पे इससे लड़ना होगा। तो इन्होंने आज दोनों ने प्रतिबद्धता जताई, प्रधानमंत्री मोदी ने और चांसलर स्टॉकर ने, कि इसको आप इकट्ठे लड़ें और इन्होंने अपनी जो कोऑपरेशन है काउंटर टेररिज्म में उसको डीपन करने के लिए अपना रिजॉल्व क्लियर किया। तो मेरा ख्याल है कि जी ये जो रिश्ता है दोनों मुल्कों का, ये छोटा मुल्क है ऑस्ट्रेलिया यूरोप का, पर आजकल बदलती जो व्यवस्था है, वैश्विक व्यवस्था है, उसमें अब आपका जोग्राफिकल साइज़, आपकी इकोनॉमिक माइट, वो सब मायने नहीं रखते। ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर रियलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं और उसमें इन दो देशों का इन मुद्दों पर सहमति जताना और ये रिजॉल्व क्लियर करना कि हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये एक अहम कदम था। जी बिल्कुल, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी अहम हो जाता है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, वैश्विक उथल पुथल है और जिस तरह से बहुध्रुवीय अर्थव्यवस्था की तरफ जो है विश्व आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए यही आपसे समझना चाहेंगे 75 सालों से ज़्यादा के ये संबंध अब जिस मजबूती में आ रहे हैं, भारत की अगर स्ट्रेटेजिक रणनीति देखते हैं उसको देखते हुए, क्योंकि हम वैश्विक उथल पुथल की बात कर रहे हैं, कूटनीति को देखते हुए और जिस तरह से भारत की विदेश नीति है अब उसकी धमक विश्व भर में है, उसको देखते हुए ये जो मजबूत होते संबंध हैं, ये किस तरह से बदलते वैश्विक परिदृश्य में महत्वपूर्ण हो जाते हैं? आप एसेंशियली पता क्या करनी है रमा, कि आप मतलब देश क्या कर रहा है कि वो
चाह रहा है कि आप मल्टी लिंकेजेस बनाएं। इससे ये होगा कि आपकी जो सप्लाई चेन्स हैं, आपकी जो डिपेंडेंसी है वो किसी एक मुल्क या किसी एक ब्लॉक पे नहीं होगी। बिल्कुल। जैसे अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो 20% जो वर्ल्ड का ट्रेड फ्लो है वो रुक जाता है। तो आप अगर मल्टीपल लिंकेजेस बनाते हैं तो एक समस्या या एक किसी कॉन्फ्लिक्ट वो पूरे वर्ल्ड को अपने घुटनों पर नहीं लाने को मजबूर होगा। तो एसेंशली ये जो दो देशों का जो आज का इंटरैक्शन था एसेंशली एक आउटरीच है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां आप मल्टी लिंकेजेस बनाएं और एक रिलायबल सप्लाई चेन्स रखें। आप किसी एक उस पे ना डिपेंडेंट हों। और ये सिर्फ भारत के लिहाज से नहीं इम्पोर्टेंट, ये पूरा विश्व भी अब समझ रहा है और वो यही करना चाह रहा है और उसी की तरफ अगली रियलिटी बढ़ रही है। भारत और ऑस्ट्रिया का ये जो आज की वार्ता उनका अपने इस दिशा में आगे बढ़ने को एक प्रतिबद्धता जताना, ये और या इवन इन प्रैक्टिकल टर्म्स जो माइग्रेशन मोबिलिटी है उस पर वो करना, क्योंकि माइग्रेशन तो रियलिटी है। अमेरिका क्रैक डाउन अपॉन करेगा माइग्रेशन, आपके वर्कर्स कहीं और जाएंगे, जॉब्स कहीं और क्रिएट होंगी। तो ये रियलिटीज़ हैं। तो अब आप मल्टी लिंकेजेस की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल है कि दोनों ही उसमें एक बेहद महत्वपूर्ण विकल्प को तलाशना और बनना भी, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु पर आपने प्रकाश डाला है अमृतपाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो वाहन, रेलवे पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनों का निर्यात, मशीनरी, मैकेनिकल उपकरण और स्टील आयात भारत करता है। ऐसे समय में जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। 2024 तक भारत को कुल 851 मिलियन यूरो का प्रत्यक्ष निवेश मिला है और इसी साझेदारी को और किस तरह से मजबूत किया जा सकता है उस दिशा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और वही हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह भी बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच ठप पड़ी शांति वार्ता को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता इस हफ्ते फिर शुरू हो सकती है। हालांकि तारीख और जगह अभी तय नहीं हुई है। इससे साफ है कि इस्लामाबाद में हुई पिछली असफल वार्ता के बावजूद बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। हालांकि हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। इस्लामाबाद में पिछली बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका ने सोमवार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर दी है। वहीं ईरानी शासन ने एक बार फिर धमकी दी है कि अगर उसके बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रही तो वो मध्य पूर्व के एक और महत्वपूर्ण जलमार्ग में आवागमन बाधित कर देगा। पहले दौर की नाकाम बातचीत के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी बताया कि ईरान के साथ दूसरी राउंड की बातचीत पर चर्चा चल रही है। उन्होंने इस बात पर भी संकेत दिया कि ये नई बातचीत जल्द ही होने की संभावना है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां सैन्य दबाव और नाकाबंदी जारी है, वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक कोशिशें भी तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि ये बातचीत तनाव कम करती है या हालात और बिगड़ते हैं। और इजराइल और लेबनान के बीच आज अहम बातचीत होने जा रही है। दोनों देशों के बीच लगभग 34 सालों में पहली बार उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है। दोनों देशों के बीच अमेरिका मध्यस्थता का काम कर रहा है। अमेरिका इजराइल के उत्तरी सीमा पर तनाव कम करने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें तेज कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि इजराइल और लेबनान के बीच थोड़ी राहत दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों नेताओं ने लगभग 34 साल से बात नहीं की है, अब बात होगी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये स्पष्ट नहीं किया कि वार्ता में कौन कौन शामिल होंगे। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का इजराइल और लेबनान के बीच चल रही शांति वार्ता से लेना देना नहीं है। लेबनान में तनाव के हालात तब से हैं जब इजराइल ने इस साल की शुरुआत में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद सैन्य अभियान शुरू किया था। इस संघर्ष ने बड़ी संख्या में नागरिकों को विस्थापित किया और क्षेत्रीय तनाव बढ़ा दिया है। वॉशिंगटन की मौजूदा रणनीति तत्काल समाधान के बजाय धीरे धीरे प्रगति पर केंद्रित है ताकि जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचा जा सके और स्थायी शांति का रास्ता तैयार हो। और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम घटनाक्रम पर और ज़्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, 2 सवाल निकल कर आते हैं। सबसे पहले पहला सवाल ही पूछ लेते हैं।
दूसरी शांति वार्ता पर सबकी नज़र अब टिकी हुई है। हालांकि अभी तय नहीं है कि कहाँ होगी और कौन कौन इसमें शामिल होगा, लेकिन जिस तरह से पहली वार्ता जो है वो नाकाफ़ी रही, अब दूसरी वार्ता में क्या कुछ उम्मीद लगाई जाए और जिस तरह की जो बयानबाजी है वो दोनों की तरफ से ही सामने आ रही है, उसमें क्या कुछ विकल्प जो हैं वो बच जाते हैं, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, निश्चित तौर पे जो अभी मिल रही है, संकेत मिल रहे हैं, उन संकेतों के मुताबिक लगता है कि दूसरे दौर की वार्ता होगी। और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने अभी एक संकेत दिया है थोड़ी देर पहले कि हो सकता है कि वहीं बातचीत हो जहां पहले दौर की बातचीत हुई थी। तो निश्चित तौर पे एक लगता है कि वो चाहते हैं कि वो सततता हो, जिस तरीके से पिछली बातचीत हुई उसी तरीके से दूसरी बातचीत को भी और आगे बढ़ाया जाए जहां से बातचीत वो खत्म हुई थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रमा की, देखिए ये जो बॉटम लाइन अमेरिका ने तय कर रखा है कि बॉटम लाइन उनका ये है कि न्यूक्लियर मटेरियल पूरी तरह से ईरान से हटाना है। 440 किलोग्राम बताते हैं कि प्रोसेस न्यूक्लियर मटेरियल है जो बहुत कम समय में उसको हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए कि वहां से वो न्यूक्लियर मटेरियल निकालकर वो कहाँ ले जाना चाहते हैं। दूसरी, ईरान के सामने बड़ी पेश है कि अभी तक जिस मसले पे वो इतने दिन तक लड़ाई लड़े, काफ़ी क्षति झेलनी पड़ी ईरान को, और उस क्षति के नतीजा ये है कि ईरान के एक लीडरशिप का एक अधिकांश हिस्सा अभी नहीं है, वो खत्म हो चुका है, मर चुका है और मारा जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में ईरान के सामने चुनौती है कि वो कैसे उन शर्तों को मान ले जिन शर्तों को अमेरिका उनके ऊपर लादना चाहता है। देखिए, दूसरी बात यह है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी ईरान ने अपना एक टैक्टिकल टूल बनाया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम रोकेंगे तो हो सकता है अमेरिका पर पूरी दुनिया दबाव बनाएगी और उसके बाद अमेरिका हमारे सामने घुटने टेक देगा। लेकिन अमेरिका ने अब दूसरी नीति अपना ली। अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के सामने जो गल्फ ऑफ ओमान है और अरब की खाड़ी, वहां अपने सेना खड़े कर दिए, अपने शिप्स खड़े कर दिए। तो इसका मतलब है कि ईरान का जो उन्होंने कहा कि ईरान जाने आने वाले किसी भी जहाज को अनुमति नहीं देंगे, तो मतलब यह है कि ईरान की जो अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उनके सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, चाहे तेल का हो या अन्य सामान का हो, वो बहुत भारी मात्रा में उसकी कमी होगी और ऐसी स्थिति में ईरान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चटक सकती है। तो लगता है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। एक फॉर्मूला यह दिया जा रहा है कि अमेरिका कहता है कि 20 साल के लिए आप पूरा न्यूक्लियर प्रोसेसिंग मटेरियल जो है सारे को ईरान से शिफ्ट कीजिए किसी तीसरे देश में। अब वो तीसरा देश कौन होगा, अमेरिका होगा या कोई और देश होगा। दूसरा, ईरान का कहना है कि हम 5 साल के लिए स्थगित कर सकते हैं। तो ये बातें हैं, ये फॉर्मूले हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से दबाव बना रहे हैं और जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास भी उन्होंने अपनी सेना खड़ी कर दी है और जिस तरीके से उन्होंने अभी हाल में हार्ड बार्गेनिंग टैक्टिक्स कहा जा सकता है, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और सवाल आता है, जिस तरह से इजरायल और लेबनान के बीच वार्ता है वो भी काफी फोकस में है। हालांकि इस वार्ता से कह रहे हैं कि उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ट्रंप ने इसमें मध्यस्थता की बात कही है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, लेबनान की बात है, लेबनान की बात ईरान की शर्तों में शामिल थी। ईरान ने कहा था कि जो पहले दौर की बातचीत हो रही थी उस समय ही, उसके पहले ही ईरान ने कहा था कि जो लेबनान में इजराइल के हमले रुकने चाहिए और उसके नहीं रुकने की स्थिति में कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि वो मानते थे कि हिजबुल्लाह जो है वो ईरान का एक समर्थक संगठन है, ईरान के जो कौज है उस कौज के लिए लड़ता है, तो इसलिए ईरान ने उस पर अडिग था। लेकिन इस बीच इजराइल और लेबनान ने, क्योंकि लेबनान का ये मानना है, लेबनान की सरकार का, कि हिजबुल्लाह वहां एक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल संगठन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लेबनान के अंदर से इजराइल पे हमला करता है। तो उसको लेकर इजराइल के साथ उनकी एक दौर की वार्ता हुई है अमेरिका में, अमेरिका की मध्यस्थता में। लेकिन अभी इच्छा ये है कि इजराइल और लेबनान दोनों एक साथ मिलकर डायरेक्ट टॉक करें कि किस तरीके से हिजबुल्लाह को वहां से निरस्त किया जा सकता है। तो ये मसला अभी भी है, इस मसले पे देखना है कि क्या होगा। लेकिन इतना तय है कि हिजबुल्लाह की गतिविधियां बंद करने के लिए अमेरिका भी पूरी तरह तैयार है और अमेरिका भी उसके लिए जो संभव होगा वो करने को कह रहा है। जी।
बिल्कुल, और जिस तरह से हम अमेरिका ईरान शांति वार्ता की लगातार बात कर रहे हैं और उस पर सबकी नज़रें भी हैं, दूसरी वार्ता जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्यों ये वार्ता जो है सफल होनी चाहिए, किस तरह से आप मानते हैं? और इसी बीच जब ईरान ने ये कह दिया है कि वो और भी कुछ मध्य पूर्व में जो रास्ते हैं उनको भी बंद कर सकते हैं, तो वो भी एक बड़े संकट की चेतावनी देते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, वो एक जो कहते हैं ना कि स्पाइरल बन रहा है, मतलब एक स्टेप ईरान लेता है, उसका दूसरे स्टेप का जवाब आ जाता है अमेरिका से, उसके बाद तीसरा स्टेप ईरान लेता है, तीसरे स्टेप का जवाब आ जाता है अमेरिका से। तो एक चक्र की तरह बन चुका है वो ईरान और अमेरिका के बीच में, और इस चक्र को काटना बहुत जरूरी है, इस चक्र को कहीं ना कहीं रोकना जरूरी है। और इसीलिए जो है बातचीत, शांति की वार्ता, और आज भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर यहाँ थे, दिल्ली में है, और अभी जो थोड़ी देर पहले उनकी संयुक्त वार्ता हुई, उसमें संयुक्त वार्ता में उन्होंने साफ साफ कहा, दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर ने भी कहा कि जो है बातचीत से शांति का रास्ता निकालना चाहिए, युद्ध के तरीके को नहीं अपनाना चाहिए। तो दबाव है ईरान पर भी। देखिए, ईरान ग्लोबल साउथ का एक अहम महत्वपूर्ण देश है, ईरान पुरानी सभ्यता है, लेकिन ग्लोबल साउथ के देश भी चाहते हैं कि ईरान शांति से आगे बढ़े, वो विकास के रास्ते पर अग्रसर हो, न कि लगातार सैंक्शन आफ्टर सैंक्शन के बाद सैंक्शन में प्रभावित होकर उसकी अपनी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, उसके अपने नागरिकों को संकट झेलना पड़े। तो एक दबाव ईरान पर भी है और एक दबाव अमेरिका पर भी है। ईरान को समझाने की कोशिश हो रही है और अमेरिका खुद उस स्थिति में अपने निर्णय भी ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बात की थी, अभी 40 मिनट की बात हुई परसों, और उस 40 मिनट की बातचीत में भी दोनों ने मध्य जो कहते हैं कि वेस्ट एशिया की स्थिति में बात की। तो बातचीत का दौर बहुत तेजी से चल रहा है रमा। अभी देखिए शहबाज शरीफ वहां पहुंचे हुए हैं सऊदी अरब में, उसके बाद उनके जो आसिम मुनीर हैं वो पहुंचे हुए हैं ईरान में पहुंचे हुए। तो बातचीत के दौर चारों तरफ से चल रहे हैं और सभी की कोशिश ये है कि इस बातचीत को एक ऐसी स्थिति में लाया जाए ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये जो पूरा इजराइल और ईरान का मामला है, ईरान और अमेरिका का मामला है, इजराइल और लेबनान का मामला है, समाधान निकल कर आए। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मीडिया प्राइम में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप बने रहिए डीजी न्यूज के साथ। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India, taste of India। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम बर्धमान जिले के बाराबनी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 साल से बंगाल में अराजकता और भय का वातावरण रहा है। उन्होंने कहा, टीएमसी सरकार ने बंगाल को टेरर, माफिया राज, कटमनी और करप्शन का अड्डा बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल से इस माफिया राज को समाप्त करना भाजपा का संकल्प है। जो लोग पिछले 15 वर्षों से बंगाल को पहचान के संकट के दौर से गुजार दिए हो, जिन्होंने बंगाल को टेरर का, माफिया राज का और कटमनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। इन लोगों ने यहां पर आम जनमानस के सामने, नौजवानों के सामने, बेटी और बहनों के सामने एक भय का माहौल पैदा किया है। इनके कारण माफिया पैदा हुए हैं, सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया। ये माफिया प्रवृत्ति, ये बीजेपी इसको समाप्त करेगी, बीजेपी का संकल्प है।
पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर मतदाताओं को डराने और प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता का यह भी कहना है कि कुछ पुलिस अधिकारियों के तबादले के बावजूद उनका प्रभाव बना हुआ है और वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से स्वतः संज्ञान लेकर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की है। तरह तरह के डरा रहे हैं, वोटर्स को प्रभावित कर रहे हैं टीएमसी के लीडर्स, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए। चुनाव कमीशन को अपने से करना चाहिए। कोई कंप्लेन करेगा उसके बाद करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कंप्लेन करने में भी डरते हैं लोग। ममता बनर्जी डरा के रखे हैं। पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफ़र करने के बाद भी वो स्टेशन में हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्टली लोगों को डरा रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं तृणमूल का काम करने के लिए। और जो भाजपा के लोगों नेता को डरा रहे हैं और जो टीएमसी के लोग इनएक्टिव है उनको एक्टिव कर रहे हैं कि काम करो। ये बात देखना चाहिए उनको। बंगाल के मुसलमानों के ऊपर भरोसा नहीं ममता बनर्जी का। गुजराती मुसलमान को लाकर एमपी बना रहे हैं, तो किस मुंह से बात करते हैं वो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। समारोह में शामिल होने से पहले राष्ट्रपति ने सेवाग्राम आश्रम का दौरा किया एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े विभिन्न ऐतिहासिक स्मृति स्थलों का अवलोकन किया और उनकी स्मृतियों को नमन किया। राष्ट्रपति ने महादेव निवास के पास स्थित बगीचे में वृक्षारोपण किया, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति उनके संदेश को दर्शाता है। आज से कई राज्यों में जनगणना के पहले चरण की शुरुआत हो रही है। 15 मई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार पहली बार अपना विवरण स्वयं जमा कराने की सुविधा शुरू की गई है, जिस पर उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिल रही है। इसके तहत लगभग 12 लाख परिवारों ने सफलतापूर्वक अपनी जानकारी ऑनलाइन दी है। गणना के लिए पहली बार डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में आज से स्वगणना सुविधा शुरू की जा रही है। बिहार में स्वगणना 17 अप्रैल से 1 मई तक होगी। राज्य में 2 मई से 31 मई तक घर घर जाकर गणना की जाएगी। हरियाणा में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का पहला चरण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की शुरुआत की। प्रदेश में 16 से 30 अप्रैल तक लोग खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनगणना को बेहद जरूरी प्रक्रिया बताते हुए विकास कार्यों के लिए इसके महत्व को रेखांकित किया। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे विकसित हरियाणा, विकसित भारत की आधारशिला है। जनगणना के महत्व को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जनगणना हमारा विकास की बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये बात कही है कि हमारी जनगणना हमारा विकास यह एक संकल्प है जो हर नागरिक की भागीदार से वो साकार होगा। मध्य प्रदेश में आज से स्वगणना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल स्थित निवास में स्वगणना का फॉर्म भरा। इस दौरान उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के समग्र विकास को गति देने और योजनाओं का 100% लाभ नागरिकों तक पहुंचाने के लिए ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है। मोहन यादव ने सभी प्रदेशवासियों से स्वगणना का फॉर्म भरने की अपील की। मोहन यादव ने कहा कि ये बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। उन्होंने कहा, जनगणना देश की रीढ़ है और विकास की नींव होती है। आज 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वगणना का अपने से खुद का डिजिटली जनगणना के माध्यम से जो हमारी मकान की डिटेल जानकारी है उससे संबंधित कार्य का आरंभ हुआ। मैं बधाई देना चाहूँगा और खास करके इस नाते से भी कि ये जनगणना हमारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक तरह से विकास और जनगणना की सही जानकारी ये सही अर्थ में भारत के भावी भविष्य की रीढ़ है। ऐसे में जनगणना के लिए डिजिटल और आधुनिक तकनीक के साथ जो प्रयोग किया जा रहा है, इसमें हम सबको बढ़ चढ़ करके पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से भाग लेना चाहिए। भारत की युवा ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने इतिहास रच दिया है। साइप्रस में खेले गए फिडे महिला कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट को जीतकर वैशाली ने इसी साल होने वाली महिला वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में अपना स्थान पक्का कर लिया है। इसके साथ ही वो वर्ल्ड टाइटल के लिए चुनौती देने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई हैं।
उनसे पहले कोनेरू हम्पी ने 2011 में ये उपलब्धि हासिल की थी। अब वो विश्व चैंपियन जू वेनजुन के खिलाफ महिला विश्व खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। आखिरी राउंड में वैशाली को जीत के साथ साथ अन्य मुकाबलों के नतीजों पर भी निर्भर रहना था। दिव्या देशमुख ने बिबिसारा असाउबायेवा को ड्रॉ पर रोककर वैशाली के लिए रास्ता आसान किया। इसके बाद वैशाली ने सफ़ेद मोहरों से खेलते हुए कैटेरिना लैटनो को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबलों में मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। पंजाब की टीम अपना पिछला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जीत कर आ रही है, तो वहीं मुंबई की टीम पिछले 3 मैचों में लगातार हार का सामना इन्हें करना पड़ा है। ऐसे में मुंबई की टीम जीत की पटरी पर वापस लौटना चाहेगी। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पंजाब किंग्स ने 17 मुकाबले जीते हैं, जबकि मुंबई इंडियंस ने भी 17 मुकाबले अपने नाम किए हैं। हालांकि पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच खेले गए दोनों मुकाबलों में पंजाब किंग्स की टीम ने जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।